हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। संजीवन व रमेश सिंह एनसीईआरटी सबके हैं। इसमें सारे नोट्स हम लोगों ने बना दिए हैं साइंटिफिक तरीके से, ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू रेंटूला क्लासेस वे योर सक्सेस इज गारंटीड। आइए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या, एक रफ आइडिया समझिएगा। इकोनॉमी कम्स अंडर द इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम लोगों का मेन डीलिंग होती है इससे, लेकिन ये बना किससे है, इससे। बिकॉज इट इकोनॉमिक्स कंटेन ऑल द फैक्ट्स दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री और यू कैन से ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द वे मनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ऑर्गेनाइज। देखिए, इकोनॉमिक्स हर उस चीज़ से रिलेटेड है जो आइदर मॉनेटरी या फाइनेंशियली या कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं हम लोगों को अफेक्ट करे, आइदर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी लेवल और इन टर्म्स ऑफ अ डेप्ट लेवल, ठीक। तो कुल मिला के कहने का मतलब इस पूरे बात का ये है कि जो भी टर्म्स रिलेटेड होता है मनी, या तो वो कंज्यूमर लेवल पे हो या वो इंडस्ट्री लेवल पे हो और या फिर वो होलसेल लेवल पे हो, ठीक है। इन तीनों ही लेवल पे जो भी मॉनेटरी इफेक्ट करेगा, मॉनेटरी इफेक्ट होंगे, उनके टर्म्स को रीड करने के लिए जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं उसको कहा गया है इकोनॉमिक्स। सो स्टडी एंड प्रिंसिपल ऑफ द वे मनी एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज दिस टर्म्स नोन एज इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं। आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी का क्या होता है। इकोनॉमी सपोज ऑफ अ कंट्री, तो इकोनॉमी का आउटपुट क्या होगा, या तो गुड्स या तो सर्विस, या तो वो डेप्ट प्रोवाइड करेगी आपको, या तो फिर वो कुछ भी ऐसा जिससे कि कहीं ना कहीं उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो, ठीक। आउटपुट ऑफ इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीगेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। देखिएगा, सपोज भारत की भी बात कर लेते हैं, तो ये भारत में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, इनकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू निकल के आएगी, या तो टैक्स जोड़ के या विदाउट टैक्स और सब्सिडी, इस मॉनेटरी वैल्यू को कहा गया है आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। ये आउटपुट एक गिवन टाइम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस ऑल वी नो दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल ईयर, जो कि जनरली हम लोगों का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। Goods are being produced, that is, raw material are converted into finished goods, agriculture crops, forestry, livestock, steel, cement, car, cycle, bread, etc. Similarly, services are also being rendered like banking, insurance, shipping। होता क्या है, या तो गुड्स कोई इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, या तो उस इकोनॉमी में सर्विस प्रोड्यूस हो रही होगी। गुड्स क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, या तो जनरली बहुत से लोग रॉ मटेरियल ही सप्लाई करते हैं। सर्विस या इंश्योरेंस हो गया, शिपिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, ये सब हम लोगों की शिपिंग के अंदर में आता है। तो कुल मिला के जो भी प्रोड्यूस हुआ है इन दोनों में से, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम लोग आउटपुट ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। आगे देखते हैं। ऑल दिस हैव अ मॉनेटरी वैल्यू लाइक यूएसडी एंड यूएस, जैसे कि इन सबकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। जैसे यूएस में उसको कहा गया यूएसडी और हम लोगों के भारत में कहा गया आईएनआर, मतलब रुपए। ऑल एंड दस दे मेक द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, वो हम आपको पढ़ चुके पहले। आगे देखते हैं आउटपुट कितने तरीके का होता है। देखिएगा, आउटपुट दो तरीके का होता है। एक होता है डोमेस्टिक आउटपुट, एक होता है नेशनल आउटपुट। देखिएगा होता क्या है, सपोज ये हम लोगों का भारत है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग जो है इंडिया में रहने की वजह विदेशों में रहते हैं, और यहाँ पे जो भी इनकम अर्न करते हैं वो कहीं ना कहीं रीइंबर्समेंट करते हैं इंडिया में। अब क्योंकि ये बाहर रह रहे हैं, ये इनका इंडिया से को तो लेना देना है नहीं, ना ही ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही अपनी सर्विस यहाँ टेंडर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये भारत के सिटीजन हैं और जो भी अपना मॉनेटरी बेनिफिट ये वहाँ कमाते हैं उसको भारत में रीइंबर्समेंट कहते हैं। यही लोगों की वजह से आउटपुट जो हम लोगों का दो पार्ट में बटा हुआ है, जिसको कहा गया है डोमेस्टिक और नेशनल। आगे देखते हैं क्या है। डोमेस्टिक आउटपुट क्या होता है, इट रिफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन। देखिएगा, ये इकोनॉमी सपोज अपनी इंडिया का है एक बाउंड्री। अब इस बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, आइदर वो
हम लोगों का एक्सपोर्ट जोन में हो या एसईजेड जोन में हो, जो भी प्रोड्यूस होगा उसको कहा गया डोमेस्टिक आउटपुट। नेशनल आउटपुट क्या होता है? रिफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन वेदर इन नेशन और आउटसाइड। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था, फिर समझिएगा। सपोज कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, उनका इंडिया से कोई लेना देना, लेकिन जो लेकिन वो भारत के सिटीजन है और जो भी अपना मॉनेटरी वहाँ पे कमा रहे हैं उसको रीइम्बर्स कर रहे हैं इंडिया में। तो जो इनका पैसा और प्लस जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे भारत में प्रोड्यूस हुई है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो आउटपुट निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल आउटपुट। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ टू फाइंड नेशनल प्रोडक्ट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, इसको कहा गया नेशनल प्रोडक्ट। देखिए नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? पहली चीज तो जो बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो तो हम लोगों को नेशनल प्रोडक्ट है ही, लेकिन क्या होता है जिस तरह से कुछ इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, उसी तरह जो कुछ फॉरेनर्स है वो इंडिया काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द टैक्स, जो भी ये लोग मनी है वो लोग इंडिया में जमा तो करेंगे नहीं, वो लोग ये पैसा बाहर रिम्बर्समेंट करेंगे। जैसे कि इंडियन जो कि बाहर काम कर रहे हैं वो अब भारत में पैसा भेजेंगे। तो इसी तरह जो बाहर भारतीय की इनकम है, जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। लेकिन क्योंकि जो यहाँ का मॉनेटरी बेनिफिट ये फॉरेनर उठा रहे हैं, ये इस बेनिफिट को बाहर भेजेंगे, इसलिए इनकी इनकम को हम लोग माइनस करते हैं, तब जाके हम लोगों को निकलता है नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। आगे देखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए नेट फैक्टर इनकम होती क्या है? इंडियन लिविंग इन अब्रॉड माइनस फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया माइनस करके जो इनकम निकलती है उसको कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम। और नेट फैक्टर इनकम या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी? जब फॉरेनर्स जो कि इंडिया में है वो ज़्यादा कमा रहे हैं एज कंपेरिजन टू इंडियन जो कि अब्रॉड में है, तब हम लोगों की जो नेट फैक्टर इनकम है वो नेगेटिव होगी। और पॉजिटिव इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा जब भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं एज कंपैरिजन टू फॉरेनर्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जीडीपी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एन इकोनॉमी। जनरली किसी भी वर्ड में इकोनॉमी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या मीडियोकर है या फर्म है उसके जीडीपी के मुताबिक। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी टर्म्ड एज जीडीपी। देखिए नेशनल प्रोडक्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो कि एक गुड्स में डिफाइन किया गया है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, लेकिन जो हम लोगों को मेन टर्म यूज होता है इसके लिए उसको कहा गया है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की है। मॉनेटरी वैल्यू कैन बी फैक्टर कॉस्ट और दूसरी हम लोगों की होती है मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? सपोज अब हम लोगों ने एक बिस्कुट बनाया, अब इस बिस्कुट में लेबर की कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जब ये सारी कॉस्टें मिलती हैं उसको कहा गया है फैक्टर कॉस्ट। और अल्टीमेटली यही फैक्टर कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे गुड्स की प्राइस डिपेंड करने के लिए। जब इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं वो बात की बात है, लेकिन जो हम लोग पहला प्रोडक्ट की कॉस्ट डिफाइन करते हैं वो उसकी फैक्टर कॉस्ट पे डिफाइन करते हैं। इसी फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग टैक्स जो कि हम लोगों को गवर्नमेंट को देना है और सब्सिडीज जो हम लोग गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, जब माइनस करते हैं तो जो कॉस्ट आती है उसको कहा गया है मार्केट कॉस्ट। द आउटपुट मेजर्ड इन मार्केट प्राइसेस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टैक्स इन इकोनॉमी। देखिएगा ये जो आउटपुट होता है मार्केट कॉस्ट का, ये बढ़ाया जा सकता है जब इसमें सरकार टैक्स इंक्रीज कर दे, लेकिन एक्चुअल कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता, केवल मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज होती है, वो भी तब जब सरकार इसमें टैक्स ज़्यादा लगा देती है। आगे देखते हैं। आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड बोथ इन मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट। देखिएगा जो आउटपुट होती है वो दोनों ही उसमें डिफाइन की जाती है। देखिएगा आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये दोनों में डिफाइन करने का मतलब क्या है। मतलब ये कि फैक्टर कॉस्ट से हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और मार्केट प्राइस हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब हम लोगों को इन्फ्लेशन को मेजर करना होता है। ठीक, बट फॉर ग्रोथ पर्पस आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट इज कंसीडर। देखिएगा ग्रोथ पर्पस के लिए फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यही असली दिखाता है कि क्या कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुई। सपोज लेबर बढ़ी तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट कर देगी, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े तो वो इस प्राइस में इंक्रीज करेगी। तो यही सब चीज़ें जो फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड हुई यही अल्टीमेटली ग्रोथ पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं। दिस मीन दैट द इंक्रीज वैल्यू इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इज कैप्चर्ड एट फैक्टर कॉस्ट नॉट एट मार्केट प्राइस। ये हम पहले बता चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट जो है यही क्लियर इंडिकेटर होता है आपका राइज इन द आउटपुट ऑफ राइज इन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड मार्केट प्राइस एट फैक्टर प्राइस इज टैक्स। ये देखिएगा होता क्या है, प्रैक्टिकली जो मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता है आउटपुट से। मार्केट प्राइस इसलिए डिफाइन किया जाता है क्योंकि इसमें जो टैक्स हमारे गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया है वो इंक्लूड होता है। तो जो भी इसमें और इसमें डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बर्डन होगा इकोनॉमी का, जो कि हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हम पे लगाया जाता है। और इसी टैक्स को हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉस कंट्री कंपैरिजन में कि दूसरी कंट्री में कितना टैक्स और अपनी में, इसी के थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे इन्फ्लेशन क्या होता है देखिएगा। इन्फ्लेशन इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ परचेजिंग पावर रिफ्लेक्टेड इन ब्रॉड राइज इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए होता क्या है, सपोज आज कोई बिस्कुट हम लोगों को 10 रुपये का मिल रहा है, इसकी वही फैक्टर कॉस्ट है, रॉ मटेरियल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आगे चल के यही हम लोगों को 15 रुपये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है। सपोज 2 साल बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हम लोगों को 15 रुपये आ रही है। अब इसमें हम लोगों ने ना ही अपना प्रॉफिट ऐड किया, ना ही की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड की, लेकिन फिर भी 15 रुपये क्यों पहुंचा? इट्स जस्ट बिकॉज ये जो 5 रुपये का डिफरेंस है ये कहा जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। अब ये या तो हो सकता है रॉ मटेरियल में इंक्रीमेंट हुआ, या तो लेबर कॉस्ट हुई, या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ी, कुछ भी बढ़ा हो। ये जो कॉस्ट का इंक्रीमेंट हुआ है ये हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है? परचेजिंग पावर, मतलब सपोज आज हम लोग 10 रुपये का एक बिस्कुट खरीद रहे हैं, जो आगे चल के 15 रुपये का हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो मतलब कि जो हम लोगों के 5 रुपये का लॉस हुआ है, हम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। ये परचेजिंग पावर कम होती है इन्फ्लेशन की वजह से, ड्यू टू द ब्रॉड राइज इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज और गुड्स में प्राइस इंक्रीमेंट हुए, इसलिए जो हम लोगों का परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट, इसको हम लोगों की इकोनॉमी कैसे किया जाता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन फैक्टर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। अभी हम लोग बता चुके, ये 10 रुपये का जो बिस्कुट था ये आपका 15 रुपये में इसीलिए पहुंचा। जो 10 रुपये का बिस्कुट था वो हम लोग को 15 रुपये में इसीलिए पहुंचा कि उसके जो फैक्टर्स थे वो कहीं ना उसका प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, चाहे वो लेबर का हो, या रॉ मटेरियल का हो, या एडवर्टाइजिंग हो, या सेलिंग कॉस्ट हो, जो भी हो। इसलिए जो फैक्टर कॉस्ट होता है ये इंक्रीज होता है। आउटपुट भले प्रैक्टिकली इंक्रीज ना हुआ हो, और क्योंकि होता भी नहीं है, लिखा भी है, बट एज देयर इज नो फिजिकल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो फैक्टर कॉस्ट हैव टू बी एडजस्टेड टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हुआ क्या, जैसे कि आपने सोचा प्रोडक्ट इंक्रीज करे 2 साल बाद, अभी आप 100 की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब आप 250 की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, ठीक। तो सपोज 10,000 हुआ, और यहाँ पे यही चीज़ आपको 25,000 की पड़ी, ठीक। ध्यान से देखिएगा, 15,000 का डिफरेंस आया। तो क्या ये 15,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ है ये सीधा आपका आउटपुट में इंक्लूड होना चाहिए? क्योंकि ये 15,000 का इंक्रीमेंट जो हुआ है ये 2 साल बाद हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये केवल 15,000 जो है ये आपके प्रोडक्ट में तो लगे नहीं होंगे। तो इसीलिए ये जो 15,000 हैं ये आपका एक्चुअल डिफाइन नहीं कर रहा है कि आपका कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस 15,000 को यदि हम अपने आउटपुट में जोड़ दें तो कहीं ना कहीं एक गलत इफेक्ट शो होगा हमारे इकोनॉमी की बैलेंस शीट और बजट में। इसलिए हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन में। अब मान लीजिए सपोज एक्चुअल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हुआ 5,000 का, और जो हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया, और जो 10,000 बढ़े वो हम लोगों के इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े। इस 10,000 के एडजस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा, ताकि जो हम लोगों का आउटपुट है वो एकदम क्लियर निकले, और इसी हिसाब से हम लोग अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाए। इसलिए हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। आगे देखते हैं, ये एडजस्टमेंट का थ्रू जो है ये जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू इस इन्फ्लेशन को हम लोग इकोनॉमी में अपने एडजस्टमेंट करते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, एसएससी और यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक्सरसाइज होती है जो कि जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू हम लोग करते हैं। देखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राइसेस कितने टाइप के होते हैं, तो प्राइसेस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। देखिएगा बेसिक डिफरेंस इन दोनों प्राइसों में होता है कुछ नहीं होता, केवल एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। जो नॉमिनल प्राइस होता है वो हमारा सपोज 10 रुपये गुड्स बढ़े, ठीक, और अगले साल हम लोगों ने इसकी कॉस्ट रख दी 12 रुपये। अब मे भी हो सकता है हम लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और सेलिंग कॉस्ट ऐड किया, कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन का कोई कैलकुलेशन नहीं किया, इसलिए इसको कहा गया है नॉमिनल प्राइस। लेकिन जब इसी 10 रुपये को हम लोग
11 रुपये कर देंगे ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इसलिए इसको तब कहा जाएगा ये रियल प्राइसेस। मतलब कि जो नॉमिनल प्राइस रियल प्राइस है वो हमारे नॉमिनल ही प्राइस से बनते हैं, बस इस नॉमिनल प्राइस में हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बनाते हैं। आउटपुट एट कांस्टेंट प्राइस रिफर्स, देखिएगा आउटपुट कांस्टेंट प्राइस में होता है जब रिफर्स टू द आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर बीइंग एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कॉन्ट। देखिएगा जो जीडीपी हम लोग निकालते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो जो फैक्टर कॉस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, जब वो लोग हम लोग कांस्टेंट प्राइस में डिफाइन करते हैं जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को, उसी को हम लोग कहा एक्चुअल में कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ ये जी कांस्टेंट प्राइस तब हम लोगों का फॉर्म होता है जब वो इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो चुका हो, जब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। तो जब भी आपसे प्रैक्टिकली कोई पूछा गया कि व्हाट इज एक्चुअली ग्रोथ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो आप लोग कहेंगे कि जो हम लोगों का जीडीपी होता है फैक्टर कॉस्ट में, जब हम लोग इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेते हैं और वो निकालते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस में, उस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को जब हम लोग कांस्टेंट प्राइस में निकालते हैं तो अब उसको कहा गया हमारे ग्रोथ। आगे देखते हैं। Central Statistical Organization, the most important organization which is ultimately responsible for calculating the inflation. In India, the Central Statistical Organization, Government of India, estimate the growth of Indian and also the inflation-related matters. The estimate of growth are provided by the organization on quarterly basis. देखिएगा यही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का कि हमारे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो क्या रेट है, उसके क्या इफेक्ट हम लोगों के इंडियन मार्केट पे होने वाले हैं या क्या हो सकते हैं, और यही अल्टीमेटली एक डेटा बेस तैयार करके हमारी गवर्नमेंट को भेजता है जो कि एडजस्ट करती है इन्फ्लेशन को कि ना ही ज़्यादा महंगाई बढ़े और ना ही ज़्यादा जो है हम लोग सस्ते में जाए। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे डिफाइन करता है, जो कि क्वार्टर इसका एंड होता है पहला मार्च, दूसरा जून, तीसरा सितंबर और चौथा दिसंबर में। ये हर साल होता है। एनुअल ग्रोथ भी डिफाइन करता है जो कि अप्रैल और मार्च में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में डिफाइन करता है। एवरी ईयर विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर। देखिएगा फाइनेंशियल ईयर हम लोग पढ़ ही चुके थे अभी, मार्च और अप्रैल में होता है। तो जो कि एनुअल ग्रोथ ये एस्टिमेट प्रोवाइड करता है अप्रैल मार्च का फाइनेंशियल ईयर में, ये भी ये प्रोवाइड करता है और क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रोवाइड करता है। जीडीपी ऑफ इंडिया क्या है? GDP at factor cost was simply as the GDP, जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। Sum of factor cost incurred during the process of running out economy output for the concern year। एक साल में जो फैक्टर कॉस्ट यूज हुए हैं किसी रॉ मटेरियल को एक गुड्स कन्वर्ट करने में या सर्विस प्रोवाइड करने में, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। आगे देखिएगा, GDP at factor cost used to be expressed both in constant prices and current prices। देखिएगा जो हमारे फैक्टर कॉस्ट है वो एक्सप्रेस होते हैं कांस्टेंट प्राइस में और करंट प्राइस में, दो प्राइस में, वो अभी हम लोग डिफाइन कर ही चुके हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इन कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी हम लोग अभी पहले पढ़ के चुके हैं। जो जीडीपी हमारा भारत का होता है वो फैक्टर कॉस्ट कांस्टेंट प्राइसेस में होता है। ये कांस्टेंट प्राइस तब निकलता है जब हम लोग इसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक। इंपॉर्टेंट टर्म एक बार देख लीजिएगा, जो हमारे इंडस्ट्रीज वाइड एस्टिमेट होते हैं वो हम लोगों के होते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। बेसिक प्राइसेस इज सिंपली अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक, जो हम लोगों के मार्केट प्राइस जीडीपी होते हैं इसको पहले जीडीपी कहा जाता था, जो अब जो कहा जाता है वो जीवी एट बेसिक प्राइसेस को कहा गया। खैर अभी हम लोग इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जीवी एट बेसिक प्राइस जो होता है वो कैन बी रिफर्ड एज जीवी एट प्रोड्यूसर प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जो हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस एज वेल एज जीडीपी एट बायर प्राइस, इसी को जीवी एट बेसिक प्राइस कहा गया है। जीवी एट फैक्टर कॉस्ट कैन बी कंपाइल्ड बाय यूजिंग द एस्टिमेट ऑफ जीवी एट बेसिक प्राइस एंड प्रोडक्शन टैक्स। देखिएगा जीवी जो फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने अभी यहाँ पढ़ा था, जीवी एट बेसिक प्राइस, इसी से फैक्टर कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। बस जीवी एट बेसिक प्राइस में हम लोग ये कर देते हैं कि उसमें टैक्सेस लेस सब्सिडीज कर देते हैं। इन सिंपल टर्म्स द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है उसी से हम लोग जीवी एट बेसिक प्राइस जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं बाय जीवी एट फैक्टर कॉस्ट। आगे देखते हैं। देखिएगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट होते हैं उसको हम लोग डिफाइन प्रेजेंट करते हैं जीवी एट बेसिक्स प्राइस में। ये तब फाइंड होते हैं जब जीवी एट फैक्टर कॉस्ट जो हम लोगों का निकल पे आया है, जिसको हम लोग पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, उसमें टैक्सेस लेस सब्सिडी
कम शब्दों में एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तब ये जीवी एट बेसिक प्राइस आता है। जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है उसको हम लोग पहले का जीडीपी कहते थे, लेकिन जो जीवी एट बेसिक प्राइस कैन बी रिफर्ड, इसको हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस कह सकते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस कह सकते हैं, और जीडीपी एट बायर प्राइस कह सकते हैं। क्योंकि बायर वो पैसा देगा जो कि एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हो चुका है, मार्केट प्राइस वो होता है जिस पे कंज्यूमर खरीदता है। Earlier, GDP at factor cost was the GDP of India, but now the GV at basic price is known as GDP of India. देखिएगा अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, जो GDP at factor cost था उसको हम लोग इंक्लूड करते थे GDP ऑफ इंडिया में। ऐसा इसलिए क्योंकि यही GDP at factor cost डिफाइन करता है हम लोगों की ग्रोथ को, कि कितना हम लोगों ने प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट किया है एक्चुअल बेसिस पे। लेकिन अब हम लोग जीवी एट बेसिक्स प्राइस को कहते हैं जीडीपी ऑफ इंडिया। ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ है इनको समझते हैं। Estimate of GV at factor cost can be compiled by using the estimate of GV at basics price and production tax less subsidies. GV at factor cost कैसे निकलता है, ये हम लोग अभी पढ़ के आए, कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली GDP at factor cost है जिसमें हम लोग टैक्सेस लेस सब्सिडीज कर देते हैं, जो कि एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ऐसा करने से इफ जो जीवीए का साइज है वो जीडीपी के फैक्टर कॉस्ट में अंतर पड़ जाता है, जो कि हर सेक्टर का अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो उसका इन्फ्लेशन लेवल होगा वो अलग होगा। वहीं जब आप ऑटो सपोज सर्विस उसमें सेक्टर में आएंगे तो इसका जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होगा वो अलग होगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग का एडजस्टमेंट होगा वो अलग होगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें जो इन्फ्लेशन टारगेट करेंगे उसका अलग अलग होगा। लेकिन जब हम लोग इन लोगों का जीडीपी मतलब जीवीएट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो वो अलग होगा। सपोज 10 रुपये इसका प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग का, और यही 10 रुपये प्राइस है सर्विस का, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन सपोज इसमें इन्फ्लेशन चल रहा है 2 रुपये का, और इसमें इन्फ्लेशन केवल 1 ही रुपये का चल रहा है, तो जो एडजस्टमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 12 रुपये, ये आ जाएगा आपका 11 रुपये। तो देखिए जो पहले 10 था वो अब बढ़ गया, और जो पहले इक्वल था वो अब अनइक्वल हो गया। इसी डिफरेंस की वजह से हम लोग जीबीए एट बेसिक्स प्राइस को अब कहते हैं भारत का जीडीपी, बिकॉज ये जो डिफरेंस है यही क्लियर इंडिकेट करता है कि दोनों में से कौन से हमारे ग्रोथ में सही बैठ रहा है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। New growth figure for GV at basic price would also carry an impression of tax and subsidy which is not in GDP. देखिएगा जिस जीडीपी को पहले हम लोग यूज़ करते थे भारत की जीडीपी निकालने में, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होता था, तो इसलिए सिंपल अब हम लोग जीवी एट बेसिक प्राइस इंक्लूड करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि यही एक क्लियर इंडिकेट करता है भारत की ग्रोथ में आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। थैंक यू गाइस, और जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रेंटूरा क्लासेस को। थैंक यू।